गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे। राजस्थान ज्योग्राफी पे हमारी अब तक 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी के भौतिक स्वरूप को देखा था, जिसमें हमने 2 भौतिक प्रदेशों की बात की थी, जिसमें एक था पूर्वी मैदानी प्रदेश और दूसरा था दक्षिणी पठारी प्रदेश। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में थार के मरुस्थल की बात करते हैं। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में तैथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई है। और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में जो भूभाग था वो पृथ्वी के बीचों बीच स्थित था और उसके चारों ओर जलमंडल था, जिसे पेंथालासा कहा गया, और जो स्थल भाग था उसे पेंजिया कहा गया। जलमंडल लगभग 70.8% भूभाग पे था और स्थल मंडल लगभग 29.2% पे था। हम इस भूभाग की बात करें तो इसमें जो उत्तरी भाग है उसे अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा गया, जिससे यूरेशिया अर्थात यूरोप व एशिया का निर्माण हुआ और साथ ही उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। फिर हम इसके दक्षिणी भाग की बात करें जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसे अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। अब हम थार के मरुस्थल का वर्गीकरण देखते हैं। इसका वर्गीकरण या अर्थात विस्तार भारत में 62% विस्तार है और पाकिस्तान में इसका 38% विस्तार है। भारत में इसका विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में है जो 58.68% है और बाकी गुजरात, पंजाब और हरियाणा में 3.32% है। हम देखते हैं कि भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में लगभग 85% तक पाया जाता है। हम राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में मरुस्थल की बात करें तो 61.11% भूभाग पे मरुस्थल है और वहीं कुल राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% यहाँ पे निवास करता है और राजस्थान के कुल जिलों में से 12 जिलों में ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 640 किलोमीटर है और ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर तक की ऊंचाई है और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। अब हम थार के मरुस्थल की विशेषताओं को देखते हैं। थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है यहाँ की जलवायु। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल 17वां तथा उपोष्णता की दृष्टि से ये 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र थार का मरुस्थल निर्मित करता है और थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को भी आकर्षित करता है और ऋतु चक्र को भी नियमित करता है। थार का मरुस्थल राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेशों में से है और थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है, जिसमें जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। इसमें कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस बहुतायत में पाए जाते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के साथ साथ परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के भी विपुल भंडार है, क्योंकि यहाँ पे अवसादी चट्टानें पाई जाती है। थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा का विस्तार है, जिसे एंटीसोल भी कहा जाता है और थार के मरुस्थल में मरुदभिद वनस्पति, जिसे जीरोफाइट कहा जाता है, मुख्य रूप से पाई जाती है। थार के मरुस्थल में जनघनत्व की दृष्टि से न्यून भौतिक प्रदेश पाया जाता है और थार के मरुस्थल की मुख्य नदी लूणी नदी है। वहीं थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जैसे लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उसी तरह राजस्थान के थार के मरुस्थल का ढाल भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में देखने को मिलता है। आगे हम थार के मरुस्थल की कुछ शब्दावली की बात करें तो पहली है इसमें लू,
अर्थात थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है, ये एक स्थानीय पवन है यहाँ की। फिर देखते हैं बबूलिया, जिसे आकस्मिक आने वाली वायु चक्रवात को बबूलिया कहा जाता है, जो थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय सर्वाधिक आता है। फिर हम देखते हैं महावट, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है। राजस्थान के संदर्भ में मावट को सुनहरी बूंदें यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये धान की खेती के लिए अर्थात गेहूं के लिए बहुत उपयोगी होती है। इससे रबी की फसल को काफ़ी फायदा होता है। फिर राजस्थान में चलने वाली हवाएं हैं जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की पंजाब बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसूनी पवनों ने पूर्वइयाँ कहा जाता है। ये एक सामूहिक पवनों में से आती है। फिर देखते हैं राजस्थान में लाठी सीरीज, जो जैसलमेर में इसका पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर चौड़ी सेवण घास की एक पट्टिका है। सेवण घास अर्थात इसे लिलोन घास या लिसियूरस सिडिकुस भी कहा जाता है। लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जल पट्टी है। थार के मरुस्थल में स्थित पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये लाठी सीरीज। लाठी सीरीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी है, जिसे स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। फिर हम राजस्थान में देखते हैं समगांव या सम क्षेत्र को, जो संपूर्ण वनस्पति विहीन क्षेत्र है। अब हम देखते हैं जो बालू का स्तूप होते हैं उनके बीच में जो वर्षा का जल एकत्रित होता है, वहाँ पे एक अस्थायी झील बन जाती है जिसे पलाया झील कहा जाता है। और ये नमकीन झील होती है अर्थात इसे टोड झील भी कहा जाता है। और यहाँ पे दलदली क्षेत्र बन जाता है जिसे रण या टाट कहा जाता है। और यहाँ पे जो खेती की जाती है उसे खड़ीन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती थी उसे खड़ीन कहा जाता था। और राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की एक विधि भी है जिसे भी खड़ीन कहा जाता है। तो थार के मरुस्थल पे आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। आगे हम थार के मरुस्थल का वर्गीकरण आगे की क्लास में देखेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे के आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारे टेलीग्राम की दी हुई लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि इस वीडियो की संपूर्ण PDF आपको वहाँ पे मिल जाए।